मित्रों नमस्कार। निश्चित ही आप सभी लोग सकुशल होंगे। पुनः आपका इस यूट्यूब वीडियो चैनल में स्वागत है। हम लोग यूरोपीय कंपनी को आगमन का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें इस बार अंग्रेज कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है। निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद जो ब्रिटिश कंपनी भारत में आती है और कहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित करेगी, किस प्रकार से गतिविधियाँ करती हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी या इतिहास में समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर उन प्रश्नों को हल कर लेता है तो मान के चलिए कि आपको कोई भी परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा। यानी आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में चल रही है। लेकिन अगर बिना किसी किताब को देखे हुए और बिना किसी से पूछे हुए यदि आप उन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है तो आप निश्चित ही आपकी तैयारी सही दिशा में है। तो आप स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारत में किस प्रकार से अंग्रेज कंपनी आती है, कैसे कैसे कंपनी बनी है वहाँ पर। तो इसके लिए लंदन में कुछ लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में बहुत सारे व्यापारियों ने मिल करके 1599 ईस्वी में एक समिति का आयोजन किया है। सभा टाइप का किया उसने कि हमको ब्रिटिश की जो राजकुमारी एलिजाबेथ थी उनसे निवेदन किया कि हमको पूर्वी देशों के साथ में या भारत के साथ में व्यापार करने के लिए कंपनी गठित करने की अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन अनुमति पहले मना कर दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम जो फ़ायदा होगा वो हम ब्रिटिश सरकार को भी देंगे, तब फाइनली महारानी जो एलिजाबेथ हैं उनसे अनुमति मिल जाती है। और अनुमति मिलने के बाद 21 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो जाती है। निजी कंपनी थी लेकिन इसमें संयुक्त ज्वाइंट पैसा लगा हुआ था काफ़ी लोगों का। और उस कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम जो रखा जाता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। इस नाम से कंपनी का स्थापना हुआ। प्रारंभ में इसे 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ आज्ञापत्र या चार्टर मिला कि जा करके आप वहाँ पे व्यापार करिए पूर्वी देशों के साथ में या भारत के साथ में, आप समझ लीजिए। लेकिन उसके पूर्व भी प्रयास किया जा रहा था, मतलब इस आज्ञापत्र के पूर्व भी प्रयास किया गया था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कोई और कंपनी बने। तो उसके लिए एक बहुत ही लिवेंट कंपनी थी जो 1593 ईस्वी में व्यापार करने का उसको एक अधिकार मिल गया था। तो इस लिवेंट कंपनी का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सन पूछ सकता है, क्योंकि लैंकेस्टर वगैरह के नेतृत्व में कंपनी का प्रोग्रेस किया गया था। और बाद में जब एक रेड ड्रैगन जहाज़ आया था यहाँ पे 1601 ईस्वी में, तो उस रेड ड्रैगन जहाज़ का नाम याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में आने वाला जहाज़ जो था ब्रिटिशर्स का वो रेड ड्रैगन ही था। तो रेड ड्रैगन जहाज़ आया था लेकिन उन लोग को इतनी व्यापारिक सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके बाद जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी की देखरेख के लिए पूरा एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक निदेशक और एक उप निदेशक और साथ में 24 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जाना जाता है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों डिफरेंट है, तो आपको आगे मिलता रहेगा ये सब शब्दें। और जब ये 24 सदस्य बनाए गए तो उसमें जो वहाँ का लैंकेस्टर नामक व्यक्ति था वो भी इस समिति में शामिल था, ठीक है। लेकिन इसके साथ जैसे ये तो कंपनी थी, ज्वाइंट कंपनी थी, ज्वाइंट कंपनी के लोग व्यापार करना, एक कमेटी बना करके व्यापार करने के लिए उनको अनुमति मिल गई थी। लेकिन उसके अलावा जो स्वतंत्र व्यापारी थे वो बार बार वो अपने आप को भी कहते थे कि हम कंपनी के माध्यम से नहीं बल्कि हम अलग तरीके से व्यापार करेंगे। तो कंपनी वाले उनको, जो स्वतंत्र व्यापारी अपने आप को बोलते थे, उनको दस्तंदाज करके कहते थे, दस्तंदाज, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलता रहा। फाइनली 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के स्थान पर वहाँ की जो सम्राट चेंज हो जाते हैं और विलियम द्वितीय और उनकी पत्नी मेरी जो है वो वहाँ का संयुक्त रूप से वहाँ के शासक बना दिए जाते हैं। लेकिन वो लोग व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थे, ये समझ लीजिए कि या कंजर्वेटिव टाइप में थे, वो व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनको व्हिग पार्टी से वो लोग संबंधित थे। लेकिन उनके जब विरोध में यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लैंड में कुछ स्वदेशी कंपनियाँ बन गई विरोध में। जो मूल कंपनी थी उसके विरोध में एक कंपनी बनी, न्यू कंपनी तो बन गई। और उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो सरकार है ब्रिटिश सरकार को उन्होंने 20 लाख रुपए दे करके राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लिया। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक मुहावरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नाचना नहीं आता है और बता रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है। वैसे ही न्यू कंपनी की कंडीशन थी कि उन्होंने क्या किया कि पैसा दे करके राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त कर लिया लेकिन व्यापारिक अनुभव उनको बिल्कुल नहीं था।
अब व्यापारिक अनुभव नहीं था तो कब तक आप चमचागिरी करके या ऐसा सोर्स लगा करके आप अपने व्यापार को संरक्षण प्रदान कर सकते, उसका प्रोग्रेस कर सकते थे। तो वो काम नहीं कर पाई। अब फाइनली आप एक चाणक्य का भी नाम सुने होंगे कि क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार, अगर आप देखिए तो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि अपने ही देश में लोग कहते हैं भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार सब वहीं से आया हुआ है। चाणक्य ने बहुत पहले कह दिया था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो वैसा ही भ्रष्टाचार का काम देख लीजिए आप कि ये ब्रिटेन वाले कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए दे दिए और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर दिए। तो ये सब चालाकी, छल कपट ये शुरू से ही उनके अंदर में था। लेकिन जब न्यू कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी तो लॉर्ड गोडॉल्फिन करके एक व्यक्ति था, उसने दोनों कंपनी का मतलब कि जो मूल कंपनी थी द गवर्नर कंपनी एंड लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, वो और न्यू कंपनी दोनों का उसने विलय करवा दिया। आगे चल करके हाउस ऑफ लंदन में जो ब्रिटेन की संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब होता है जैसे अपने यहाँ लोकसभा है निम्न सदन और राज्यसभा है उच्च सदन, वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन था जिसमें जनता के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। तो वो 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव आया कि 2 और कंपनियां बना दी जाए। तो 1698 में 2 कंपनी और बन जाती है वहाँ पे, जनरल सोसाइटी और दूसरी कंपनी जो रहती है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज़। अब हर कंपनी का टाइम पीरियड और उसको देखिएगा कब वो मिलती है, कब वो ज्वाइंट हो जाएगा, कब कंपनी बनेगी, ये सब प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। तो 1702 इस कंपनी बन गई 1698 में, लेकिन 1702 में फिर इसको पुरानी कंपनी में विलय कर दिया गया। पुरानी कंपनी आप ध्यान रखिए, मूल कंपनी जो वही है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये आपकी मूल कंपनी है। तो उस कंपनी में पुनः उसको 1708 ईस्वी में विलय कर देते हैं। आगे चल करके जब विलय होने के बाद उस कंपनी का नाम क्या रखा जाता है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। हर जगह आप देखिएगा नाम में अंतर है, न्यू कंपनी हो गया, जनरल सोसाइटी हो गया, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज़ हो गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ हो गया। तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और हम लोग जो सुनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे स्थापना हुआ, तो इस कंपनी का नाम 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आता है, उसके माध्यम से इस कंपनी द यूनाइटेड कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो इसको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब रखा गया, किस चार्टर एक्ट के माध्यम से रखा गया, किसने, 1833 के माध्यम से। लेकिन उसके पूर्व भी 18, अब कंपनियां शासन तो कर रही है लेकिन आपस में ही इनमें विरोध की भावना बनी रहती है। तो 1813 ईस्वी में एक चार्टर आता है, चार्टर एक्ट आता है भारत में, अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देता है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देता है, इसका मतलब क्या है कि अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, बल्कि इसके साथ साथ स्वतंत्र व्यापारी भी व्यापार कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन चाय और चीन पर अधिकार अभी भी ब्रिटिश कंपनी का बना रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका व्यापार अभी भी एकाधिकार बना रहा। फाइनली एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया, मतलब चाय और चीन से भी मतलब एकदम सारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में एकाधिकार, यदि आपसे पूछता है कि एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में, लेकिन चाय और चीन पर बना रहा। और चाय और चीन पे भी कब समाप्त किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, मतलब कंप्लीटली उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। फाइनली 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है जो लॉर्ड मिंटो इलाहाबाद में है। तो लॉर्ड मिंटो पार्क है, उस पार्क में रानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। उसी के बाद 1858 में भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया जाता है, उसको व्यापारिक कंपनी से समाप्त कर देते हैं और संपूर्ण अधिकार क्राउन को दे दिया जाता है। और इसी एक्ट के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जो गवर्नर जनरल अभी तक कहे जाते थे, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, उनको अब वायसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना था। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी थी, आपस में मतभेद होता रहता है, इनमें भी खूब मतभेद मचा हुआ था कि मैं सर्वे सर्वा रहूँगा, उन्होंने बोले मैं सर्वे सर्वा रहूँगा, उसमें लेकिन नोक झोंक मस्ती रहती थी। बहुत सारा ऐसा फाइनेंशियल वित्त की समस्या इनके बीच में आ गई, स्थानीय स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार फैल गया।
तो वहाँ की संसद को 1873 में एक कानून लाना पड़ा। ये कानून आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक प्रश्न शायद ये आया नहीं है और कभी भी पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, ध्यान सुन लीजिएगा इसको, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873 में ब्रिटिश संसद के माध्यम से 1874 में कंपनी को पूर्ण रूप से भंग कर दिया। मतलब कंपनी का एकदम कम्प्लीटली समाप्त कर देते हैं। लेकिन हम लोग कंपनी की ये तो प्रारंभिक था कि कब कैसे कौन कौन सी कंपनी बनी, कब ये 1601 में आई, 1608 1601 में कंपनी आ जाती है और 1874 में कंपनी को भंग कर दिया था। लेकिन इस दौरान जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी था तो कैसे इस्टेब्लिश किया उसने भारत में, किस किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी सबसे पहले 1608 के पहले 1601 में रेड ड्रैगन नामक एक जहाज़ आता है, जहाज़ का नाम याद कर लीजिए कि रेड ड्रैगन है, 1601 में आता है, लेकिन उतना उसका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन कभी आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम कौन सा आया था। तो लेकिन यह अब शुरुआत कहाँ से होता है, 1608 ईस्वी में। ब्रिटेन के सम्राट रहते हैं जेम्स प्रथम, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 में और जेम्स प्रथम वहाँ के राजा बनते हैं। तो 1608 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के, उस पत्र का नाम है फ्रेंड, उस पत्र को लेकर के, और वो पत्र अकबर के नाम जारी हुआ था, भारत आता है और हेक्टर नामक जहाज़ से। हर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और हर प्रश्न वहाँ का इम्पोर्टेंट है। तो हेक्टर नामक जहाज़ से फ्रेंड नामक पत्र अकबर के नाम लेकर के वो पहुँचता है और सूरत पहुँचेगा। तो लेकिन वहाँ पुर्तगाली पहले से ही जमे हुए हैं, तो पुर्तगालियों ने उनका विरोध किया। फिर उसके बाद वो जाता है जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में जब पहुँचेगा तो जहांगीर से मिला, और मिलने के बाद उनसे वो फ़ारसी में बात करता है। फ़ारसी में क्यों बात किया, क्योंकि मुग़ल दरबार की जो राजकीय भाषा थी वो फ़ारसी भाषा थी। इस बात से वो प्रसन्न हो गया जहांगीर, और उसने हॉकिंस को 400 का मनसब दे दिया और साथ में उपाधि दे दी इंग्लिश खान की, क्योंकि अंग्रेज़ थे तो इंग्लिश खान, इंग्लिश में बोलते थे वो लोग, बात भले फ़ारसी में की लेकिन मैक्सिमम उनकी जो मदर टंग थी वो तो इंग्लिश ही थी। तो इंग्लिश खान और फिरंगी खान की उपाधि दे दी। और सबसे बड़ी बात है कि हॉकिंस जो है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और बहुत जानकार था, कई भाषाओं का उसको ज्ञान था। उसके साथ साथ वो तुर्की भाषा भी जानता था। फ़ारसी में तो बात किया, लेकिन तुर्की में भी उसको मतलब जानकारी थी, तुर्की भाषा भी बोलने जानता था। अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रारंभ में 1608 में सूरत में फैक्ट्री वो बना नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पुर्तगाली पहले से शासन करते थे। इस कारण मतलब जो हॉकिंस है, हॉकिंस को छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ा। तो नए स्थान पे चले जाते हैं। तो नया स्थान जो रहता है वो गोलकुंडा राज्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोलकुंडा राज्य में जाते हैं और मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में एक कंपनी बना लेंगे। लेकिन जब जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे पहले से डच लोग शासन कर रहे थे और डच उनका विरोध करने लगे, तो मछलीपट्टनम में ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह पाते हैं और फिर पुनः वो जाते हैं 1613 ईस्वी में। तो उसके जाने के पूर्व 1611 ईस्वी में ही कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में स्वावल्ली में पुर्तगालियों को, ब्रिटिश जो जहाज़ है वो पुर्तगालियों को पराजित कर देता है। अब पराजित कर देगा तब जाकर के पहली जो अस्थाई बस्ती है सूरत में वो 1613 ईस्वी में बनाई जाएगी। समस्या कहाँ पे आती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो ऑप्शन में ऐसे सूरत दे दिया, मछलीपट्टनम दे दिया, पुलिकट दे दिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1608 में सूरत में उनको कंपनी बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन कंपनी स्थापित नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने 1611 में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, कहाँ पर, मछलीपट्टनम में। लेकिन पहली अस्थाई कंपनी जो बनी हुई है वो सूरत में 1613 ईस्वी में जाके बनती है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत सारी किताबों में कन्फ्यूज़न रहता है, पढ़ने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये मछलीपट्टनम में भी इनकी कंपनी थी 1611 के बाद में, वहाँ पर डच इनका विरोध कर ही रहे थे बाद में, तो वहाँ से इन्होंने अपना थोड़ा दिमाग, और उधर 1613 में वहाँ भी अपना सूरत में भी बना लिया कंपनी। लेकिन डच के विरोध के कारण कि उन्होंने अपना वहाँ से स्थान हटा करके 1626 ईस्वी में अरमा गाँव, ये भी फैक्ट नाम याद रखिएगा कि अरमा गाँव में ब्रिटिश जो कंपनी थी, कारखाना था, वो कब स्थापित किया गया, तो 1626 ईस्वी में वहाँ पर एक दूसरी फैक्ट्री अपनी बना लिए थे। डच हर जगह उनका विरोध कर रहे थे। आगे चल के जब मछलीपट्टनम से लोग चले जाते हैं सूरत की तरफ, तो मछलीपट्टनम की ओर फिर से अपना ये ध्यान यहाँ पे आकर्षित करेंगे और गोलकुंडा का सुल्तान रहता है। गोलकुंडा इसलिए फेमस है क्योंकि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से ही निकाला गया था। तो गोलकुंडा में उस समय जो सुल्तान थे उनका नाम था सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। उसने क्या काम किया
कि 1632 ईस्वी में कहा कि तुम हमको 500 रुपये पैगोडा प्रतिवर्ष दोगे तो हम तुमको गोलकुंडा के जो बंदरगाह, जितनी बंदरगाह है वहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक आपको व्यापार करने देंगे। तो उस फरमान के जरिए इनको, अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमान के जरिए, गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति कब मिल जाती है? 1632 ईस्वी में मिल जाती है। ठीक है, डचों का विरोध बराबर बना रहा। फिर वहीं से उन्होंने 1639 ईस्वी में एक फ्रांसिस डे रहते हैं, तो चंद्रगिरी के मद्रास के पास में है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे ले लेते हैं और एक किला बंद कोठी बनाएंगे और उस किला बंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा जाता है। ये किला बंद कोठी का मतलब होता है कि जैसे इन्होंने उसी मतलब जो उनका एरिया रहता है उस एरिया में इनकी सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, सबका संचालन वहीं से होता है। तो ये पूरा एक कैंपस अपना ही बना लेते थे, तो उसी को किला बंद कोठी बोला जाता था। गोदाम वगैरह इनका सब वहीं पे रहता था। तो जो मद्रास में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से जब मद्रास को लिया तो लेने के बाद वहाँ पे कोठी बनाई, किलाबंद कोठी, उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। तो आपसे पूछ सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई, किसने किया? तो फ्रांसिस डे ने किया 1639 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऐसे ये कम चलता रहता है। ये 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा रहता है, क्योंकि जेम्स द्वितीय हट जाएंगे वहाँ से, तो हटने के बाद वहाँ का राजा बनता है चार्ल्स द्वितीय 1649 ईस्वी में, 1685 ईस्वी तक रहेगा। तो 1661 ईस्वी में उसने क्या किया, पुर्तगालियों को हटाने के लिए कि पुर्तगालियों का प्रभुत्व कम हो जाए, वहाँ की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगंजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कैथरीन ब्रिगंजा से उसने विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया, ठीक है, विवाह किया किस लिए? अब देखिए, जो कहते हैं दहेज प्रथा, कि दहेज प्रथा भारत में प्रचलित है, ऐसा नहीं है। कि शादी करने के बाद कैथरीन ब्रिगंजा से उसने बम्बई को पुर्तगालियों से दहेज में ले लिया। मतलब आप सोचिए ऐसे ही, मतलब कितना, जैसे पूरा का पूरा शहर ही ले लिया, पूरा आइलैंड ही ले लिया उनसे। मतलब दहेज प्रथा, तो ये ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ की कोई बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन वाले ही इसको बहुत बुरी तरीके से फैलाए हुए हैं कि पूरा का पूरा आइलैंड ही उन्होंने ले लिया। तो क्या हुआ, 1661 ईस्वी में वो विवाह किया कैथरीन ब्रिगंजा जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, और दहेज के रूप में क्या मिला? पूरा मुंबई आइलैंड मिला। मुंबई जिसको आज माया नगरी बोला जाता है। सारे जो फिल्मी गतिविधियाँ होती हैं मैक्सिमम वो मुंबई में ही होती हैं, तो उसको पूरा वो उस समय दहेज में पुर्तगालियों से ले लिया था। फिर 1668 ईस्वी में इसने कहा कि ऐसा अब हमारे अंडर में तो आ ही गया है, तो 10 पाउंड ब्रिटिश कंपनी से बोला कि ऐसा है कि हमको एक साल में तुम 10 पाउंड किराया दे देना। अब मुंबई को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि ये तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई घर में दाल भात खा रहा हो कि जब इच्छा हुआ तब खाना खाया, तब इच्छा किया छोड़ दिया। तो इस तरीके का काम ब्रिटेन वाले भारत के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं थी भारत में। यूनिटी अगर रही होती तो शायद इस तरीके का काम नहीं हो पाता, लगन नहीं था। अगर ये सब रहता तो ब्रिटिश यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाते किसी भी कंडीशन में। आगे चल करके 1687 में फिर इन्होंने सूरत का, क्योंकि सूरत तो कंपनी स्थायी बना लिए थे, तो सूरत भी फेमस था, तो सूरत के स्थान पे मुंबई ले लिया, क्योंकि मुंबई पर अब ज़्यादा ध्यान ब्रिटिशर्स देते थे। तो एक प्रश्न भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुंबई का संस्थापक कौन था? तो गोरार्ड ओंगियार करके एक व्यक्ति है, तो वो उसने मुंबई की स्थापना किया था। पूछ सकते जैसे मद्रास की स्थापना किसने किया? तो आप देखे होंगे पीछे अभी सेंट डेविड ने किया हुआ था, या फ्रांसिस डे ने किया हुआ था, या फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से। ऐसे कलकत्ता का संस्थापक पूछ सकता है आपसे कि जॉब चार्नक ने किया था। छोटे छोटे प्रश्न हैं, पुराने प्रश्न हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, और ये ऐसे ही सरल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। और हम लोग बड़ी तैयारी करते, बड़े प्रश्नों के चक्कर में, डिस्प्यूटेड प्रश्नों के चक्कर में सरल प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके मुंबई का संस्थापक कौन, कलकत्ता का संस्थापक कौन, तो जो छोटे छोटे शहर हैं उनको आप जानते रहिएगा। फिर फाइनली अब ये भारत में, इधर दक्षिण भारत में अपना कदम फैला लिए और उधर पश्चिम में भी अपना काफ़ी नियंत्रण कर लेते हैं। अब ये उत्तर और पूर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो उत्तर पूर्व बढ़ेंगे तो पूर्व की दिशा में बंगाल में चलते हैं। तो क्योंकि बंगाल से जिस समय बंगाल में सत्ता ब्रिटिश कंपनी करती है, तो धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर नियंत्रण इनका होना शुरू हो जाता है। तो बंगाल में उस समय औरंगजेब का पुत्र शाह शुजा था, और शाह शुजा 1651 ईस्वी। और शाह शुजा, सबसे बड़ी बात है कि शाह शुजा के जो दरबार में एक चिकित्सक रहता था, उसका नाम है ग्रेवियन बॉन्टन, और वो उनका दरबारी चिकित्सक था। उसने औरंगजेब से अपना, मतलब समझ लीजिए, जुगाड़ पानी लगा करके
एक फरमान प्राप्त कर लिया कि हमको बंगाल में कंपनी स्थापित की जाए। ठीक है भाई, उन्होंने भी अंग्रेज जब सोचे कि अभी तो ये लोग आए हुए हैं तो क्या यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि फरमान के माध्यम से कहा कि हम आपको 3,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। देखिए मेरे हर शब्द में क्वेश्चन का आंसर है। 3,000 रुपये वार्षिक कर हम देंगे, लेकिन हम आपको 3,000 रुपये देंगे। और जो वहाँ का सूबेदार था सात सुजा, वो कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आप मुक्त व्यापार की आपको हम अनुमति दे देते हैं। इस तरीके से अनुमति उनको मिल जाती है और बंगाल में हुगली के निकट में वो अपनी कंपनी बनाते हैं। बाद में जो कंपनी बनती है, उस कंपनी का जो पहला प्रमुख नियुक्त होता है वो 1657 ईस्वी में, लोग 1651 ही कर देते हैं, लेकिन वो ब्रिजमैन को उस कंपनी का पहला प्रधान नियुक्त किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बंगाल में पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई, हुगली में स्थापित हुई और 1651 में हुई। कौन था? औरंगजेब का पुत्र था सात सुजा, वो वहाँ का सूबेदार था। वहाँ का उसका दरबारी चिकित्सक कौन था? तो आप जानते रहिएगा कि उसका वहाँ का दरबारी चिकित्सक जो है वो ग्रेवियन बांटन है। तो इस तरीके से उन्होंने बन लिया। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको मिल जाता है मुक्त व्यापार करने के लिए 3,000 वार्षिक के बदले से। आगे फिर आप क्योंकि उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब थे, क्योंकि वो बन जाता है 1600 करीब 58 वगैरह के आसपास में। तो उसका मामा, उसने अपने रिश्तेदारों को ही पूरे भारत में सब अपॉइंटमेंट कर रखा था। तो वैसे बंगाल में अपने मामा को, शाइस्ता खां को वहाँ का सूबेदार बनाता है। और शाइस्ता खान ने भी अंग्रेज़ों को कहा कि अब ऐसा है तुम कर नहीं अदा दो, लेकिन तुमको व्यापार करने की हम अनुमति दे देते हैं। तो शाइस्ता खान ने भी दे दिया। तो अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षा वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर 1690 ईस्वी में आप देखेंगे कि सूतीनाता एक स्थान है कलकत्ता में, वहाँ पे एक कोठी स्थापित की गई। और ये वही सूतीनाता है, सूतीनाता गोविंदपुर कोलकाता, जिसको जॉब चारनाक ने स्थापित किया था। और यही आगे चल करके कलकत्ता के नाम से फेमस होता है। तो अब ये इतना आप जान लीजिए, कलकत्ता की स्थापना किसने किया? जॉब चारनाक ने। और सूतीनाता एक शहर है जो आगे चल के कोलकाता बनता है। तो वहाँ पे शाइस्ता, फिर आगे आप देखेंगे कि शाइस्ता खान का जो उत्तराधिकारी है इब्राहिम खान ने एक फरमान जारी किया कि आप हमको 3,000 वार्षिक रुपए दे दीजिए, तो उसके बदले आपको चुंगी कर से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको हर नाम याद रखना है। शाह सुजा हो गया, शाइस्ता खान हो गया, फिर उसके बाद में आपका इब्राहिम खान हो गए। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसको वहाँ से बिना अब चुंगी कर लगता था वो नहीं देना पड़ेगा। और 1698 में आगे चल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ का सूबेदार था अजीम उस शान ने कहा कि ऐसा कि कोलकाता, गोविंदपुर और सूतीनाता, ये तीनों बहुत फेमस स्थान है, 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर दी गई। और क्योंकि आगे चल के यही बड़ा रूप बनता है कलकत्ता का, यहाँ की जमींदारी, और उसको केवल 1,200 रुपये देने पड़ते थे। किसी किताब में 12,000 लिखा हुआ है, तो इतने रुपए उसको देने थे और इसके बदले इन मालिक मतलब वहाँ की जमींदारी अंग्रेज़ों को मिल गई। तो ये सारे प्रश्न बहुत आपके कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण आता है, जॉन सरमन के नेतृत्व अध्यक्षता में एक मतलब मुगल दरबार में कलकत्ता से, ध्यान रखिएगा ब्रिटेन से नहीं, कलकत्ता से जॉन सरमन की अध्यक्षता में 1715 ईस्वी में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में भेजते हैं। क्योंकि बंगाल में इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये लोग क्योंकि आगे चल करके बंगाल ही राजनीतिक सत्ता और व्यापारिक सत्ता का केंद्र इनका बनता है। तो 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा, जिसमें 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। एडवर्ड स्टीफेंसन हैमिल्टन, जो कि एक सर्जन था, बहुत ही ख्याति प्राप्त सर्जन था वो, और एक था ख्वाजा सेहुर्द, जो कि एक 2 भाषिया था। आर्मीनिया एक स्थान था विदेश में, आर्मीनिया देश है समझिए, वहाँ का 2 भाषाओं को बोल जानकार था वो। तो वो लोग गए उसके दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा एकदम क्वेश्चन, 1715 ईस्वी में। अब वहाँ पहुँचते हैं तो फर्रुखसियर इस समय मुगल सम्राट फर्रुखसियर था, क्योंकि औरंगजेब के बाद में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह प्रथम की भी, और उसके बाद उनके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं जहादर शाह, तो फर्रुखसियर गद्दी पर बैठेगा। तो फर्रुखसियर के दरबार बैठते हैं। उस समय फर्रुखसियर को एक बहुत मतलब दर्दनाक बीमारी थी, समझिए कि वो मौत से जूझ रहा था उससे, उस बीमारी से फर्रुखसियर को ठीक कर दिया। और जब किसी को कोई बीमारी से ठीक कर दिया, किसी को जीवन दान दे दिया, तो वो खुश होकर के इनको कहा कि हम तुमको एक फरमान जारी करते हैं।
अब फरमान जारी किया। ये फरमान बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है भारत में। फरमान के जरिए क्या था कि आप देखेंगे कि चारों मतलब दिशाओं में उसका ख्याति फैलेगी। कैसे फैलेगी आप देख लीजिएगा कि 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल से मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। मतलब बंगाल से गया दिल्ली, दिल्ली में फर्रुखसियर से मिला। अब कैसे कैसे उन्होंने चालाकी से ये छूट ले लिया कि अब जो टैक्सेस वो देते थे भारत में मुग़ल सूबेदार को, वो टैक्स से बिल्कुल अब छूट मिल गई। दूसरा क्या था कि 10,000 वार्षिक कर अगर आप दोगे तो सूरत जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, सूरत से भी आपको करों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 10,000 रुपये आपको वार्षिक देना पड़ेगा। 2 हो गया। तीसरा क्या है कि जो मुंबई था, जो उनको दहेज में मिला हुआ था पुर्तगालियों से, रानी कैथरीन ब्रिगंजा की शादी करने के बाद, वो कहा कि वहाँ पे जो सिक्के ढाले जाएंगे वो सारे सिक्के मुग़ल दरबार में मान्य कर दिए जाएंगे। जैसे आज की डेट में कोई रुपया चालू किया जाता है तो वो पूरे भारतवर्ष में मान्य होता है, तो वैसे ही कहा गया कि जो सिक्के मुंबई में ढाले जाएंगे वो पूरे मुग़ल दरबार में या मुग़ल भारत में माना जाएगा। तो इस जो ये फरमान था, इसको ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म्स था, उसने कहा कि ये ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1717 का फर्रुखसियर का फरमान था, इसको किसने मैग्ना कार्टा कहा है? तो ये ऑर्म्स नामक व्यक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे लेते हैं तो निश्चित ही जो भी यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय से, या जो टीजीटी, पीजीटी सोशल साइंस से दे रहे हैं, इन कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अगर इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे लिया तो निश्चित आप मान चलिए कि आपको इतिहास पे ठीक ठाक पकड़ आपकी हो रही है। लेकिन इसका उत्तर उसी समय देना है कि आपको ये नहीं कि आपको मालूम है, आपको एकदम कंप्लीट तरीके से मालूम है। ये नहीं हमने किताब खोला उसका आंसर दे दिया। तो पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? आपको आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य किस नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 2 है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है कि मद्रास में जो किलाबंद कोठी फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया था, उसने किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 4, किसकी अध्यक्षता में कोलकाता से एक प्रतिनिधिमंडल मुग़ल दरबार में सन 1715 ईस्वी में भेजा गया था? किसकी अध्यक्षता में पूछ रहा है, और सन भी आप देखिएगा 1715 ईस्वी में है। तो लास्ट प्रश्न है कि किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर के फरमान को मैग्ना कार्टा कहा है? अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित ही सही दिशा में है। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से। धन्यवाद।